बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। तहरीक इंसाफ के सारे एहतजाजों का असल हदफ वस्त मुद्दती इंतखाबात हैं, मगर सवाल है कि पीपल्स पार्टी इस मकसद में इमरान खान का साथ देगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फरसुदा निज़ाम की जकड़बंदियों का शिकार हो रहे हैं। दवाम जमहूरियत के लिए संभल कर चलने की जरूरत है, शायद हुकूमत समझ जाए। पाकिस्तान की बका के लिए तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट जरूरी है, लेकिन जमात इस्लामी को यह बिल मंजूर नहीं। अमीर जमात ने कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एक ही वक्त में बहुत कुछ हो रहा है। नवाज शरीफ जो फरसुदा निजाम के सबसे बड़े मज़ामतकार के तौर पर सामने आए थे, उन्हें इसी निजाम ने जकड़ रखा है और इस फरसुदा निजाम के कल पुर्जे इन जकड़बंदियों में पेश है। निजाम नौ के खैर अंदेशों की इसे बेखबरी नहीं कहा जा सकता कि जनरल परवेज मुशर्रफ को बचाने के लिए स्टेटस को के परवरदा सभी गिरोह, सभी हल्के अपनी अपनी शमशीरें बेनयाम करके हवाओं में तलवारें चला रहे हैं। मगर जमहूरियत का नौहा यह है कि नवाज शरीफ इस नादीदा जंग में अपने सबसे बड़े खामोश हलीफ यानी पीपल्स पार्टी से भी निबाह न कर सके। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप इन लड़ाके शाहीनों का बयान किया जाता है, जिसके सामने जो भी आ जाए इसे हमा वक्त फूंक कर राख कर देने को तैयार होता है, जबकि पीपल्स पार्टी से इन शरीरे शाहीनों की दुश्मनी कुछ ना पूछिए। इस थंडर स्क्वाड के लीडर शहबाज शरीफ बताए जाते हैं और चौधरी निसार अली खान उनके हमनशी। पीपल्स पार्टी ने हालिया दिनों में यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अमीन फहीम के साथ होने वाले सुलूक और वजीर आजम की दौरा कराची के दौरान सरगर्मियों को अपने खिलाफ बारीक और लतीफ हमला समझा और जवाबी कार्रवाई आसिफ अली जरदारी ने की, जिस पर ना सिर्फ हुकूमत बल्कि खुद पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा बौखलाए दिखाई दिए। वजीर आजम इस हाल में हैरत में कहते हैं कि हमने डॉलर सस्ता किया, बिजली भी जल्द ले आएंगे, डॉलर के नीचे आने पर इस्तीफा देने की बातें करने वाले मुकर गए और अब हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं। वजीर आजम कहते हैं कि उनके मैंडेट को तस्लीम किया जाए, लेकिन ये वजीर आजम को समझना होगा कि कोई किसी के मैंडेट को नहीं मानता, बल्कि ये सब कुछ मनवाना पड़ता है और अपने आप को मनवाने का वाहिद तरीका यह है कि दस्तयाब हालात और निजाम में रहते हुए अवाम की बेहतर खिदमत की जाए, ना कि यह कि ताकत के मराकज पर परवेज मुशर्रफ पर मुकदमे की शक्ल में हमला कर दिया जाए। सीधा उसूल है कि अवाम की जिंदगी आसान बनाओ और फिर बदले में फरसुदा निजाम की जैसे जी चाहे सर्जरी कर ली जाए। सवाल यह है कि नवाज शरीफ को यह सीधा सा फार्मूला समझ में आएगा या नहीं, और यह भी कि क्या पीपल्स पार्टी की हल्की फुल्की वार्निंग नवाज शरीफ साहब के लिए यह काम आसान करेगी या फिर और ज्यादा मुश्किल। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी मेंबर कौमी असम्बली हैं और तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं फैजुल हसन चौहान। नदीम अफजल चंद साहब, आपसे शुरू करते हैं। सभी हैरान हैं कि अचानक आसिफ अली जरदारी साहब ने यह बयान क्यों दे दिया, इतनी मुखालफत क्यों शुरू कर दी मुस्लिम लीग नून की? देखें उसामा, ये अचानक बयान तो यकीनन आसिफ अली जरदारी साहब ने एक साल के बाद दिया, लेकिन हमारी क़यादत पहले दिन से ये कहती आ रही है कि ये इलेक्शन आरोज़ का इलेक्शन था और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने यही कहा कि मियाँ साहब को कौम ने वज़ीर आज़म बनाया है, बादशाह नहीं बनाया। तो आप देख लें एक बादशाह का रवैया क्या होता है और एक वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म मुंतखब होता है पार्लियामेंट के ज़रिए अवाम से और जवाबदेह होता है पार्लियामेंट को अवाम को। और आज हमारे वज़ीर आज़म साहब ना उनकी कोई कंसल्टेशन है, ना उनका कोई मशवरा नज़र आ रहा है। कैबिनेट उनकी डिवाइड है, पार्लियामेंट को उन्होंने बेतौकीर कर दिया है, सेनेट में वो जाते नहीं हैं, जवाब दे वो किसी को अपने आप को किसी को समझते नहीं है, प्रेसेस करते हैं, ना कोई मीडिया टॉक होती है उनकी और ना किसी लेवल पे उनकी पार्टी का कोई ऐसा नज़र आ रहा है। तैरुल कादरी का इशू, वो यही तैरुल कादरी थे जिन्होंने मार्च किया था, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराह उनसे मज़ाकरात के लिए चले गए थे जो इत्तेहादी जमात के थे उस वक्त। और इमरान खान साहब ने जो डिमांड की है 4 हल्कों की, ये डिमांड जमहूरियत को बचाने के लिए 4 हल्के कोई मानी नहीं रखते। रिफॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन कोई मानी नहीं रखती। जब जमहूरियत का अच्छा जो आने का तरीका होता है वो इलेक्शन के जरिए ही होता है। तो मेरे ख्याल में उन किसी की कोई डिमांड गैर जमहूरी नहीं है। अगर हुक्मरान जिनको प्रोएक्टिव होना चाहिए, जो हुकूमत में होते हैं, जिनका हक बनता है कि जमहूरी तरीके से उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करने चाहिए ताकि मुल्क किसी बड़े हादसे से बच जाए। और आज जिस वक्त जो आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन डेवलपमेंट आप कहते हैं हो रही है, और साथ ही जो 14 अगस्त की लोग तैयारियां शुरू कर रहे हैं जुलूस की, एजिटेशन की, तो इससे कहाँ जाएगा हमारा मुल्क?
तो आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, तो उन्होंने हुकूमत को जरूर समझाना है। डॉक्टर तारिक फजल साहब, क्यों मियां नवाज शरीफ साहब अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते? पीपल्स पार्टी ये गिला कर रही है और वो लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे, हालात खतरनाक हो सकते हैं। देखिए उसामा, ये बात तो खैर करना बिल्कुल भी सही नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते। बुनियादी तौर पे जो भी जमहूरी हुकूमत होती है, खा वो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी या आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, वो बिल वास्ता बिला वास्ता आवाम को जवाबदेह होती है। बज़रिया पार्लियामेंट होती है, बज़रिया मीडिया होती है, बज़रिया हम जैसे जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जो पब्लिक से वोट लेते हैं, सारा दिन लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनकी शिकायत सुनते हैं। ये सारे तरीके होते हैं जिनके ज़रिए हम पब्लिक को जवाब देते हैं, अकाउंटेबल हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो अल्टीमेटली इलेक्शन होता है कि जो आपकी 5 साल की परफॉर्मेंस है, उसके बाद जब आप पब्लिक के पास दोबारा जाते हैं तो वो आपकी उस कारकर्दगी के नतीजे में फ़ैसला करते हैं कि दोबारा आपको वोट देना है या नहीं देना। तो लिहाजा ये जो अमल इस वक्त जारी है पाकिस्तान में, ये ऐन उन जमहूरी पैरामीटर्स के अंदर है और उसी अंदाज से हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हुकूमत की परफॉर्मेंस पे जो तनकीद की जा रही है, मैं उस हवाले से ये अर्ज़ करूँगा कि किसी भी सतह के ऊपर ये दावा हम लोगों ने नहीं किया कि हमारी हुकूमत जो है वो हर किस्म के नकाइस से या गलतियों से पाक है। इंसानों की हुकूमत है, पॉलिटिशियंस की हुकूमत है। हमेशा हर हुकूमत की परफॉर्मेंस में बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन एक तरफ आप उनकी परफॉर्मेंस पे अगर नुक्ताचीनी करते हैं, उसके हल भी आइन के अंदर, कानून के अंदर, पार्लिमान के अंदर दर्ज हैं और उसी के अंदर रहते हुए आपने अपोजिशन ने अपना एक आइनी किरदार अदा करना है, अपना एक जमहूरी किरदार अदा करना है, अपना एक पार्लिमानी किरदार अदा करना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपने इमरान खान साहब की बात हो रही है, 4 आपने जलसे किए, चारों जलसों में आपने अपनी जो डिमांड्स हैं वो आपकी मुख्तलिफ हैं। वो डी चौक से शुरू हो के सियालकोट तक वो बदलती रही हैं। कभी वो 4 हल्के थे, कभी वो चंद सवालात मुतालबात की शक्ल में थे, आज पूरे इलेक्शन का ऑडिट होने की बात कर रहे हैं। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमसे उस चीज़ की तवक्को की जाए जो वफाकी हुकूमत की डोमेन में है, जो हमारे बस में है। मैं आपसे ये तवक्को करूं कि आप मेरा केस पेंडिंग हो हाई कोर्ट में, मैं कहूँ उसामा फैसला आप करें, आप उस पर तबसरा तो कर सकते हैं अपने चैनल पे, फैसला हाई कोर्ट ने करना होगा। तो लिहाजा हम वो कुछ कर सकते हैं जो वफाकी हुकूमत कर सकती है। हमने रिफॉर्म्स कमेटी बनाई, आखिरी बात, लेकिन ये रिकाउंटिंग तो हो सकती थी क्या? ऑडिट ये ऑडिट जो है क्या वफाकी हुकूमत नहीं कर सकती? ये बात भी मैं इस पर भी आएंगे, डॉक्टर साहब। मैं चाह रहा हूं फैजल हसन चौहान साहब से कोई सवाल करें। एक मिनट, फैजल हसन चौहान साहब ये बताइए, वो भी ट्रिब्यूनल्स करते हैं। सही है। फैजल हसन चौहान साहब ये बताइए कि आसिफ अली जरदारी के तो बहुत खिलाफ थे इमरान खान साहब, पता नहीं उन्हें क्या क्या कुछ कहते थे, आज अचानक क्यों मोहब्बत जाग गई आसिफ अली जरदारी के लिए इमरान खान के दिल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे भाई डॉक्टर तारिक फजल साहब ये कह रहे थे कि जो कुछ करना है अदालतों ने करना है या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने करना है। उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि आइन जो है वो पार्लियामेंट को इजाज़त देता है, आर्टिकल 222 उसका सब सेक्शन ई, कि अगर धांधली को रोकने के लिए और इलेक्शन की बैड प्रैक्टिसिंग को रोकने के लिए कोई भी कानून बनाना चाहे पार्लियामेंट तो उसको इजाज़त है। मैं अपने भाई की खिदमत में अर्ज़ करूँगा और इनकी वसातत से जो है वो नून लीग की खिदमत में कि अगर ये सीरियस होते इस इशू पे तो इन 14 महीनों के अंदर ये अपोजिशन को इत्मीनान में लेके कोई बिल पास कर सकते थे कि जिस बिल की रूह से जो है वो 4 हल्के हमारे हैं, तो ये 4 हल्के अपने भी ले आते। मैं सवाल दोहरा रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब में दुनिया जहान के ऐब नजर आते थे इमरान खान साहब को, अब क्यों मोहब्बत जाग रही है? प्रैक्टिस इख्तियार कर सकती है। अच्छा, दूसरी बात आपने पूछी थी कि हम तो 14 माह से इंतहाई आजिज़ी इंकसारी के साथ अदालतों का रुख कर रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रुख कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर हमने वज़ीर आज़म साहब की खिदमत में, वज़ीर दाखिला की खिदमत में जो है ना वो गोश गुजार किया। इन्होंने आगे से कहा चलो यार आओ 40 हल्कों के ऊपर कर लेते हैं। उसके ऊपर इन्होंने एक कमेटी बनाई, उसके 1 या 2 इजलास हुए, उसके बाद वो भी टाइम फिश हो गया। फिर उसके बाद हमने 2100 सफ़ों का वाइट पेपर मीडिया के जरिए से हमने तवज्जो दिलाई। बिल्कुल, वो उस पर भी बात। फैसल मेरा सवाल सुन ले, कोई तवज्जो नहीं दी। फैसल साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब में दुनिया जहान के ऐब नजर आते थे इमरान खान साहब को, अब मोहब्बत क्यों जाग रही है? इसकी वजह क्या है? नहीं देखें, वो ये इशू जो है
इस इशू के हवाले से अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात की तो पहली दफ़ा नहीं की। देखें उसामा, आपको भी याद होगा कि जब ये प्रेसिडेंटशिप से फारिग हुए थे और लाहौर बिलावल हाउस में जब पहला विजिट किया था आसिफ जरदारी साहब ने, तो वहां पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया था कि जनाब आप इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं, ये रिग्ड है कि नहीं है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने हंसते हुए कहा कि जनाब ये रिटर्निंग अफसरों का इलेक्शन था और काश ऐसे रिटर्निंग अफसर मुझे भी मिल जाते तो मैं दूसरी दफा आसानी से प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाता। ये तारीख के सफात के अंदर और पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, लेकिन वो सड़कों पर तो नहीं आया आपकी तरह। पहली दफा आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात नहीं की। जी क्या कह रहे हैं साहब? मैं अर्ज कर रहा हूं सड़कों पर नहीं आए आसिफ अली जरदारी साहब, आपकी तरह वो सड़कों पर नहीं आए। कहने का मकसद यह है कि अब देर आए दुरुस्त आए, उन्हें इस चीज की समझ आ गई और एक जमहूरी पार्टी के तौर पे उन्होंने इस चीज को एंडोर्स कर दिया। सही है फैसल साहब, आप कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। इसके ऊपर नदीम अफजल चंद साहब, अब तो तहरीक इंसाफ भी, इमरान खान भी आपसे खुश नजर आ रहे हैं। क्या आप इनके मार्च में शिरकत करने का सोच रहे हैं? आप भी सड़कों पर आने का सोच रहे हैं? वो तो समझ रहे हैं कि अब आपने समझ लिया है कि दुरुस्त रास्ता नहीं था जो आपने अपना रखा था। देखें, जिस तरह हम हुकूमत को कहते हैं कि जमहूरियत बचाने के लिए हुकूमत को फ्रंट लाइन पे आना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, इसी तरह हम इमरान खान साहब से भी कहते हैं कि इस वक्त मुल्क इस चीज़ का मुतअम्मल नहीं हो सकता। उनके मुतालबात के तो हम भरपूर हमायत करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेटिक सोच रखती हो वो इन मुतालबात को जायज़ समझती है और रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और धांधली हुई है। लेकिन ये डायलॉग करना भी मैं समझता हूँ कि वो भी अपोजिशन का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन का हिस्सा है। हुकूमत का काम है डायलॉग करना अपोजिशन से। अब हुकूमत को चाहिए रिफॉर्म्स तो कि करवा पीपल्स रहे पार्टी को, डायलॉग तो चल रहा है, पार्लियामेंट में कमेटी भी बन रही है। देखें उसामा, 1.5 साल हो गया इलेक्शन हुए और पहले दिन से मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं, और आज आप कमेटी आपने बना दी और कमेटी भी अभी फाइनल नहीं हुई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन की आप हटदर्मी इमरान खान कह रहे हैं कि जब 4 सारी पूरे पॉलिटिकल इलेक्शन का ऑडिट हो, आप इसकी हिमायत करते हैं कि पूरे का पूरे इलेक्शन का ऑडिट किया जाए नए सिरे से? देखें मैं कहता हूं अगर पूरे हल्के का, पूरे इलेक्शन का भी ऑडिट हो जाए तो उसमें भी हर्ज कोई नहीं है, लेकिन 4 हल्कों में और इलेक्शन कमीशन को रिजाइन जरूर करना चाहिए। जो चीजें जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि इलेक्शन रिग्ड था, धांधली हुई थी, उसके ऊपर अदम एतमाद है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर जाते हैं, तो मेंबरान क्यों नहीं रिजाइन करते? उनको भी हटदर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है। क्या है? डॉक्टर तारिक फजल साहब यही तो कह रहे हैं, कहते हैं हुकूमत से वो डिमांड करें जो हुकूमत कर सके। कमेटी हुकूमत बना सकती थी, हुकूमत ने बना दी। फैसले के लिए जोर तो नहीं दे सकती हुकूमत अदालतों पर। देखिए, अदालतों पे जोर नहीं दे सकती, लेकिन अदालतें जब देखती हैं मूड पॉलिटिकल पार्टीज का, अवाम का मूड देखना हो तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देखा जाता है। जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे होंगे तो अदालतों की और चीफ इलेक्शन कमीशन की फिर मर्जी नहीं चलेगी, फिर वो होगा जो अवाम चाहेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज चाहेंगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज का मूड देखें और जो इलेक्शन रिग्ड हुए, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जिस तरह हर इदारों में रिफॉर्म्स हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म तेजी के साथ होनी चाहिए, ताकि जो पिछला गंज जिसकी पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के इलेक्शन तक, आखिरी हमारा इलेक्शन जिसमें हमारी हुकूमत भी थी, उसमें भी देखें कभी किसी को पंजाब दे दिया जाता है, किसी को सिंध दे दिया जाता है। जेन्युइन मैंडेट का एहतराम कभी नहीं इस मुल्क में हुआ, ना जेन्युइन मैंडेट कभी सामने आया है। तो ये इस इलेक्शन में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तारिक फजल साहब, आपने इस तरह सुना कि अगर आप फैसले नहीं करवा सकते लेकिन आवाज में आवाज तो मिलाएं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यक आवाज होकर कहें कि धांधली हुई है और सजा देनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप मान रहे हैं कि इनके मुतालबात जायज हैं तो फिर इनको सपोर्ट करें। देखिए, हम इन्हें 100% सपोर्ट करते हैं, और मैं ये अर्ज़ करूं कि जिन इलेक्शंस को आज ये धांधली ज़्यादा करार दे रहे हैं, इन्हीं इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सूबे में KPK में हुकूमत बनाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत बनाई है। ये जमातें और मौलाना फजल रहमान साहब के जो इल्ज़ामात इन पर वहाँ पर धांधली के हैं वो भी पूरी मीडिया के ज़रिए पूरी कौम को पता है। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सब जमातों ने इल्ज़ामात लगाए, अपने अपने इलाके में हुकूमत भी कर रहे हैं। उसके बाद इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के किसी रिफॉर्म कमेटी के ज़रिए मिल बैठ के जो आइंदा की हिकमत मिली है उसे तय करें, और जो आपके केसेस हैं जो अदालतों में हैं, जो मैंने कहा कि हुकूमत के पास नहीं है, 300 से ज़्यादा केस, 400 जो मुकदमे थे उनमें से 300 से ज़्यादा जो है उनके फैसले हो चुके हैं, यानी सिर्फ 100 से कम मुकदमात रह गए हैं।
अगर उनमें भी जिन केसेस तो में इसके लिए इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? आज दावेदार है, 100 से कम केसेस बाकी आज हैं, दावेदार इंतजार किया जाए, है, अगर वो सड़कों पर ना आया सारे जाए। के सारे तो डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक इनके लेनी है। हक में भी फैसले हो जाएं, तब भी हुकूमत जो है वो तब्दील नहीं हो सकती। अगर सारे केसेस इनके हक में हो जाएं तो कहां अदालतें इनकी बात नहीं सुन तो रही? फिर हर जलसे में ये अपने फिर एहतजाज क्यों किया जा रहा है? डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक ब्रेक लेनी है, मैं माजर चाहता हूं, मुझे ब्रेक लेनी है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने बड़ा अहम नुकता उठाया है कि 100 सिर्फ हल्की रह गए, 400 चैलेंज हुए थे, 400 से ज्यादा, 300 से ज्यादा पर फैसले आ गए हैं। फिर क्यों एहतजाज किया जा रहा है? और अब जो ताजा मुतालबा सामने आया है कि पूरे इलेक्शन के ऑडिट किया जाए, क्या हुकूमत ये कर सकती है या फिर मिड टर्म ही हल है? ब्रेक के बाद बात होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ फरसुदा निजाम की जकड़बंदियों का शिकार हो रहे हैं। दवाम जमहूरियत के लिए संभल संभल कर चलने की जरूरत है, शायद हुकूमत समझ जाए। ब्रेक से पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे 400 में से 300 केसेस के फैसले हो चुके हैं। पहले तो 5-5 साल में फैसले नहीं होते थे। फैजुल हसन साहब, फिर आप मजीद इंतजार क्यों नहीं कर रहे? अब तो आपने कह दिया कि पूरे के पूरे इलेक्शन का ही ऑडिट किया जाए, तो मुतालबा तो बढ़ते चले जा रहे हैं। हुकूमत के लिए मुश्किल हो रहा है कौन सी बात माने कौन सी ना माने, तो क्या करें? आखिर अगर आपने मिड टर्म की तरफ ही जाना है तो वाज़ेह आप मिड टर्म का पहले ही ऐलान करवाने की कोशिश करें, अपना वाज़ेह रखें कि हर सूरत हम मिड टर्म चाहते हैं। बस सामा, पहली बात तो ये है कि मेरे भाई ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फैसले कर दिए। 120 दिन का पाबंद था आइन के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करने के, लेकिन 120 दिनों के अंदर शायद आपके 30% के फैसले भी नहीं हुए होते। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो फैसले हुए उसमें NA 256, NA 255, NA 246 और सिंध की 3-4 सूबाई सीटें, शिकारपुर की सीट, लाहौर की सीट, इनके ऊपर जो साबित हुआ कि वहाँ पे 60%, 70%, 50% जाली वोट थे, अनवेरीफाइड वोट थे, उसके हवाले से क्या किया हुकूमत ने, क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? क्या किसी आपके रिटर्निंग अफसर को, किसी इलेक्शन कमीशन के मेंबर को, किसी इलेक्शन कमीशन के अहलकार को कोई सजा हुई? हमने तो ये कहा है जनाब, आप इमरान खान साहब के चारों हल्के ले लें, आप KPK के हल्के ले लें। अब बताएं, इस जमहूरियत का ये आलम है कि इलेक्शन के बाद जब थैले खोले जाते हैं तो वहां पर बैलेट पेपर के बजाय जुबैदा आपा के टोटके निकल रहे होते हैं। NA 118 के अंदर रद्दी और कूड़ कबाड़ जो है वो थैलों से निकल रहा है। नादरा के जो है वो की कस्टडी में जो थैले थे। आप किस जमहूरियत की और इस इलेक्शन की बात करते हैं? तो आप कहते हैं पूरे पाकिस्तान में, यानी सिंध में भी आपके ख्याल में इलेक्शन रिग हुआ है? पीपल्स पार्टी को अगर मैंडेट मिला है वो दुरुस्त नहीं है? एक चीज अर्ज करूं, ये जो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, हम वेरिफिकेशन की, उसका रिजल्ट आया ना उसामा साहब। आप मुझे बताएं, हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिए? साबित हुआ कि वहां पर इतने % वोट जाली हैं, 50% से अब वोट जाली थे। आप मुझे बताएं ना उसके हुकूमत ने क्या किया? आप मुझे ये बताएं, तारिक मलिक को रात के नदीम अफजल चांद साहब, अगर हिमायत हो रही है जरदारी साहब की जानिब से, लेकिन अभी चंद दिन पहले फैजुल साहब, एक मिनट, क्यों दिया जा रहा है? जी, ये जो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं बार बार, अफगानिस्तान की सिर्फ एक मैं जुमला कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जॉन कैरी साहब तशरीफ लाए और उन्होंने मीडिएटर का किरदार अदा किया और दोबारा गिनती की बात की। ये रद्दी की टोकरी कहाँ से ले आए मुझे तो नहीं पता इसका, लेकिन ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि इस वक्त सुने ना जी, वो पता नहीं जुबैदा आपा को मैं नहीं जानता, मैं आपको सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ चौहान साहब कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जॉन कैरी के इंतजार में है कि वो इस वक्त आए, बनी गाला से उनको उठाए, वज़ीर आज़म हाउस में बिठाए, लेकिन ये काम होने वाला नहीं है। इस तरीके से गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में नहीं आया जा सकता। जी चंद साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, आपको क्या लगता है क्या वाकई इमरान खान साहब हर सूरत वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं? देखें, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं हुकूमत के, और इनके देखें हुकूमतें ज़िम्मेदार होती हैं, हुकूमतें बातें सुनती हैं, हुकूमतें बर्दाश्त करती हैं। ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत KPK में है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, इसका मतलब है, इनका मतलब है ये इनको पहले वहाँ से रिज़ाइन करना चाहिए, फिर सिस्टम में बेहतरी की बात करनी चाहिए। ये खुद जमहूरियत हुकूमतें डिरेल करना चाहते हैं। पता नहीं डॉक्टर तारिक फजल साहब को क्यों हुकूमतें सूबाई हुकूमतें पसंद। चंद साहब, मैंने आप कह रहे हैं ना, दिया है ना कि आप देखें, आप मैंने कहा इसी इलेक्शन के नतीजे में आप वहां बैठे हैं,
नए इलेक्शन के नतीजा को जरूरी तो नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे कि वो नतीजा जेन्युइन था, हम कह रहे हैं जब धांधली हुई है तो फिर सारे मुल्क में धांधली हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पंजाब में हो सकती है या इस्लामाबाद में हो सकती है। देखिए नदीम अफजल साहब, सिंध में ऑडिट करवाया जाए, कोई एतराज नहीं आपको जी? सिंध में रिकाउंटिंग की बात की जाए, ऑडिट की बात की जाए, कोई एतराज नहीं पीपल्स पार्टी को, सिंध में भी देख लें। पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं है। पीपल्स पार्टी तो उसामा हमेशा विक्टिम रही है इस सिस्टम की, इस इलेक्शन कमीशन के सिस्टम की। आज शुरू से आप उठाकर देख ले, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मैंडेट को चुराया गया, कई दफा चुराया गया। और ये क्या है कि सिंध में पीपल्स पार्टी इतनी मेजॉरिटी लेती है और रहीम यार खां आके इनकलाब रुक जाता है। KPK में दरियाए अटक के पुल पे इनकलाब रुक जाता है एक पार्टी का, और एक पार्टी सेंटर पंजाब में क्लीन स्वीप करती है और साउथ में उसके और वोट होते हैं। तो इस तरह के इनकलाबात नहीं होते, ना इस तरह के इलेक्शन होते हैं। तो फिर आप इलेक्शन था। इमरान खान की आवाज में आवाज क्यों नहीं मिला रहे, उनके मार्च पे क्यों नहीं जा रहे? अगर आप समझते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है और अदालतें जो है फैसले नहीं कर रही। मेरी बात सुने, इमरान की आवाज में आवाज मिलाना एक और चीज है। हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो, जमहूरियत की रोड़े, अगर इलेक्शन कमीशन है रास्ते में रोड़े अटका रहा है तो इलेक्शन कमीशन को हटना चाहिए। अगर जमहूरियत के रास्ते में हुक्मरानों का आमराना रवैया आड़े आ रहा है तो हुक्मरानों के आमराना रवैये को ठीक होना चाहिए। हमारा लीडर का, हमारी जमात का ये मुतालबा है। अगर जमहूरियत के रास्ते में कोई क्या सिंध में जाकर अगर वो देखते हैं को, तो क्या वो मुदाखलत हो जाती है? सूबों में मुदाखलत किस तरह कर रहे हैं वज़ीर आज़म? सूबों के मामलात में मुदाखलत किस तरह कर रहे हैं वज़ीर आज़म आसिफ ज़रदारी साहब जो कह रहे हैं? देखिए, सूबों के मामलात में मुदाखलत इस तरह कर रहे हैं। IDPs का मामला आया तो कोई सूबाई हुकूमत से मशवरा नहीं। सिंध ऑपरेशन का मसला आया, जाते हैं और वहां पे ना फंड्स देते हैं ना अपनी मर्जी, और रेंजर्स ऑपरेशन कर रही है, वफाकी वजारत दाखिला डायरेक्ट कर रही है। लेकिन जब ऑपरेशन की बारी आती है तो वजीर दाखिला गुम हो जाता है। जब अच्छी कोई बात जिम्मेदारी लेने की बारी आती है तो वफाकी हुकूमत कहती है हमने अच्छा काम किया है। जब कोई बुरा काम होता है तो वो सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। इसी तरह एक सूबाई हुकूमत पंजाब की थी जहां का चीफ मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी भी चला रहा है और एक सूबाई हुकूमतें दूसरी है। उनका कसूर सिर्फ यह है कि वो शरीफ फैमिली से वहां के वजीर आला तल्लक नहीं रखते, और उनके वजारत आला को तो आप मीटिंग्स में भी आप वो बैन सूबाई मीटिंग भी नहीं बुलाते, कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग्स है। और एक वजीर आला है जो फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, चीन में बैठ के MOU साइन कर रहा है, दूसरी जगह पे बैठ के MOU साइन कर रहा है, जो EAD मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी काम कर रहा है, वजारत दाखिला का भी काम कर रहा है। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। इस तरह एक अपनी जाती कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, कारपोरेशन या इत्तेफाक फाउंड्री तो चल सकती है, हुकूमत नहीं चल सकती। सही, जाती कंपनी इस तरह चल सकती है। नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब, और आज तो KPK के वज़ीर ने कह दिया कि हम पंजाब की बिजली भी बंद कर सकते हैं अगर हमारा आटा बंद कर सकता है पंजाब। देखिए, हुकूमत की जो फ्रस्ट्रेशन है उसामा, वो बिल्कुल समझ आती है। बुनियादी तौर पे जो जिन चाइना के दौरों का ये जिक्र कर रहे हैं, वो दौरे अगर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अगर अपनी ज़ात के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए किए हों तो मैं इनकी बात मानता हूँ कि ये कोई कॉरपोरेट कंपनी है या फ़लाँ है। लेकिन अगर वो दौरे पाकिस्तान में इक़्तिसादी या मुआशी तरक्की के लिए किए गए हैं, आपकी ग्वादर बंदरगाह के लिए, ग्वादर एयरपोर्ट के लिए, पाकिस्तान में बिजली घर के लिए, पाकिस्तान में एटमी बिजली घर पहली दफ़ा, और चंद साहब को ये बताएं कि जो मोटरवे बन रही है लाहौर से कराची, उसमें चाइना का प्रोजेक्ट मुल्तान से सखर तक का वो साइन करके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें मेहरबानी करनी चाहिए, पाकिस्तान पे मेहरबानी करनी चाहिए, हमारे ऊपर नहीं। ये सारे मंसूबे इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान में वो MOUs की बात होती थी, अब सॉलिड कंक्रीट इन्वेस्टमेंट की और एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, और वो साइन हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उनके साथ थे कि ये मंसूबे जिस तरफ जा रहे हैं, अगर 5 साल इन्होंने मुकम्मल कर लिए तो फिर किसी जमात को अल्लाह के फजल से इस पार्टी का मुकाबला करने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें पता है हम मुल्क को किस सिमत में लेके जा रहे हैं, तवानाई के बुरान के हवाले से, दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से। पूरी दुनिया आज आपके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बातें कर रही है। ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए अज़ब हो रहा है। आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि अपने सूबे में वहाँ पे हमें ये इतला देते हैं मीडिया के ज़रिए कि जी आज तादाद 7 लाख हो गई है, 8 लाख हो गई है, 9 लाख हो गई है। हमें भी पता है, हम उस जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं। आप उसके मुकाबले में लंदन में जाके अपनी 14 अगस्त के लिए तो पैसे जमा कर रहे हैं, उनको आप भूले हुए हैं।
अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें अपनी परफॉर्मेंस से, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। आपको मैंडेट मिला है, आपके पास मैंडेट सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी केपीके में, उसके बावजूद मुस्लिम लीग ने आपको मौका दिया। ये बड़ी अहम बात है। 14 अगस्त के लिए फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, आईडीपीज के लिए नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? और 5 साल शायद इसलिए नहीं दे रहे आप कि 5 साल बाद कोई मुकाबला नहीं हो सकेगा मुस्लिम लीग नून का, इसलिए आप मिड टर्म चाह रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के भी सारे बैंक हैं और बाहर के भी 6174 मिलियन रुपीस हैं जो पाकिस्तान के बैंकों के मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान ने आज तक देने हैं। आज तक हमने जनाबे वाला खैबर बैंक बिल्कुल गलत के जो है वो अपना बिल्कुल गलत काम नहीं करना, झूठ। हमने जो है वो केपीके के मालियाती अदारे लूट के अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करनी। पिछली 30 साल की तारीख गवाह है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक स्कैंडल शामिल है, जिसमें मेहरान बैंक बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। इन्हें कहें कोई इस मुकद्दस महीने का ही कोई शर्म कर लें। बिल्कुल झूठ। बात क्या हो रही है और जा किधर रहे हैं? असल में जब आपके पास मटेरियल ना हो फिर ये गुफ्तगू होती है। तो हमने अपने जो है वो लंदन के जो हमारे बिल्कुल गलत यार को खौफे खुदा करें, क्या बात हो रही है और आप क्या कर रहे हैं? जॉन कैरी से इक़्तिदार नहीं मांगा, जॉन कैरी के जो है वो पांव पे बैठ सीता वाइट से मांगा है आपने। हमने इक़्तिदार अरसलान इफ्तिखार को तो जवाब दे पहले। अपने अहदेदारों से क्या बात कर रहे हैं? हमने पंजाब बैंक नहीं लूटना, हमने एचपीएल नहीं मुझे लूटना, बड़ी हमने नेशनल बैंक नहीं लूटना, मुझे बड़ी हंसी आ रही है इनकी इन बातों में, बचगाना बातों पे। आईडीबीपी या जेटीबीएल नहीं लूटना। ये 6174 फैसल साहब कर ले आप 14 अगस्त की बात का जवाब दें। जो तकरीर आप याद करके आए वो कर लें। के पास गए हैं, वो अपने हक हलाल की कमाई में से जो है वो अपनी पार्टी के लिए जो है वो कुर्बानी दे रहे हैं और उनकी हक हलाल की कमाई में से जो है वो अपनी पार्टी को वो फंड दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं। बैंकों को लूट के, मालियाती इदारों को लूट के। आईडीपीज के लिए क्यों नहीं? पहली बात बिल्कुल सर गलत बयानी, दूसरी चीज मैं सरासर झूठ। और मैं मुझे समझ नहीं आती कि बात क्या हो रही है और ये जाके जब इंसान के पास मवाद ना हो, मटेरियल ना हो, सच सुनने की हिम्मत ना हो, वो ये करता है जो ये कर रहे हैं। बिल्कुल झूठ सरासर। अच्छा, मैं फैसल साहब आपसे सवाल दूसरा करता, मुझे बताएं फैसल साहब, मेरे पास चंद मिनट रह गए। कोई नहीं किया। जी मुझे बताएं, मिड टर्म इलेक्शन का अब आपका पक्का इरादा है करवाने का और यही ऐलान होने जा रहा है 14 अगस्त को कि हर सूरत हम बस मिड टर्म चाहते हैं। 14 महीनों से ये बात कह रहे हैं जॉन कैरी के इंतजार में है कि वो उनको उठाए बनी गाला से और पीएम हाउस में बिठाए। ये इनकी टोटल ख्वाहिश है, ये होगा नहीं इंशाल्लाह। नवाज शरीफ की हुकूमत अपने लिए खुद केले का छिलका बन रही है, ये अपने लिए खुद केले का छिलका बनने पे तुले। चंद साहब मेरे पास आखिरी चंद सेकंड है, आप भी सीनियर सियासतदान है, क्या मिड टर्म इलेक्शन होते आपको नजर आ रहे हैं कि ये वजह तो नहीं पीपल्स पार्टी जो है वो भी समझ रही है कि इलेक्शन शायद पहले हो जाए तो अपनी पोजीशन जो है क्लियर की जाए? देखें, मिड टर्म इलेक्शन कोई गैर जमहूरी या गैर आइनी मुतालबा नहीं है। हम चाहते हैं कि जमहूरियत और एक फ्रेम के अंदर रहते हो, आइन के अंदर रहते हुए जो कुछ भी हो वो हो। अगर आइन के अंदर भी रिफॉर्म्स होनी है तो ये पार्लियामेंट का हक है, ये अवाम का हक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का हक है। अगर इलेक्शन कमीशन ये हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो पूरे सिस्टम को अपने चंद परवरदा इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए, अपने चंद साबिक जजेस की नेक नामी बदनामी को बचाने के लिए अगर पूरे सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं तो डिरेल इंशाल्लाह सिस्टम नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता हिजरत एग्रीमेंट करने वाले फिर हिजरत जरूर कर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नईम अफजल चंद साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और फैजुल हसन साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे। मिड टर्म इलेक्शन की तरफ मामला जाता नजर आ रहा है। कम से कम डिमांड जो है इमरान खान साहब की वो यही हो सकता है हो। अभी तक वो ये कह रहे हैं कि वो सबूत लेकर आएंगे और अगर उनके सबूत जो हैं वो बड़े वाजे होते हैं और उसके बाद फिर मिड टर्म इलेक्शन का जो मुतालबा है वो जोर पकड़ेगा। देखते हैं 14 अगस्त को क्या ऐलानात करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। न्यूज़ में मिलेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की बका के लिए तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट जरूरी है, लेकिन जमात इस्लामी को यह बिल मंजूर नहीं। अमीर जमात ने कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खबर यह है कि जमात इस्लामी ने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट को चैलेंज कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी की तरफ से उनके वकला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये कानून एक आम शहरी के आइनी और इंसानी हुकूक से मुतसादिम है। दरखास्त में कहा गया है कि इस कानून के तहत पुलिस को ऐसे इख्तियारात दिए गए हैं
जिसे सियासी मुखालफिन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि बगैर वारंट घर में दाखिल होने का इख्तियार गैर इस्लामी है, इसलिए जमात इस्लामी ने गैर इस्लामी एक्ट को चैलेंज किया है। मगर सवाल यह है कि जो दहशतगर्द मुसलमानों की जान और माल पर हमलावर होते हैं, इसकी कौन सी शरीयत इजाजत देती है? जमात इस्लामी का कहना दुरुस्त मान भी लिया जाए कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट सख्त तरीन कानून है, तो ऐसे में सवाल यह भी है कि सख्त कानून के सिवा दहशतगर्दी के मसले का हल और क्या है? कल शुमारी वज़ीरिस्तान से तालिबान कमांडर अदनान रशीद पकड़ा गया है। क्या कोई इसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत करेगा ताकि कानूनी तौर पर इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके? तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट की मुखालफत करने वाले शायद भूल रहे हैं कि कानून सख्त है तो इस कानून के गलत इस्तेमाल की सजा भी मौजूद है। इस कानून की मुखालफत असल में किसकी हिमायत है, कौम की या दहशतगर्दों की? ये पूछेंगे जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा जनाब फरीद अहमद पराचा से। फरीद पराचा साहब, आप मुखालफत कर रहे हैं पाकिस्तान एक्ट की, अगर ये नहीं होगा तो अदनान रशीद जैसे दहशतगर्दों को सजा हो सकेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दहशत गर्दों का खात्मा कौम की एक इज्तिमाई ज़मीर की आवाज़ है और हर कोई ये चाहता है कि दहशत गर्दी और दहशत गर्दों का खात्मा हो। इस बारे में कोई दूसरी राय, कोई दूसरा कलाम नहीं है। और अगर हम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस की उसकी मुखालफत करते हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह नहीं है कि ये दहशत गर्दों की कोई हिमायत है या उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस सिलसिले में मैं अलग बात करूँगा कि कोताहियाँ कहाँ पर हैं, लेकिन ये कि इस सारे मामले का ताल्लुक आईन पाकिस्तान से है। अगर आईन पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है तो इस दस्तावेज को लपेट दिया जाए, और अगर इसकी अहमियत है तो फिर इसको हर सूरत इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। पार्लियामेंट जो है वो भी लामहदूद इख्तियारात की मालिक नहीं है। जो बुनियादी तौर पर आईन है उस आईन के इनहराफ पर मबनी कानून साजी नहीं की जा सकती। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी इस तरह की कोई सूरत हाल का सामना होता है, वहां पे कमजोर हुकूमतें जो नाकाम होती हैं अपने इंतजामात के लिहाज से, वो इस तरह के कवानीन का सहारा लेती हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये हालात में मखसूस हालात के पेश नजर ऐसे कवानीन सबने बनाए, अमेरिका ने बनाए, इंडिया ने बनाए। आपको पता है वो तो कश्मीर पर मजालिम भी ढाता है। इस तरह जितने भी मुल्क है, श्रीलंका हो, जहां जहां दहशतगर्दी हुई उन्होंने खुशी कवानीन बनाए हैं। हमारा आइन भी इमरजेंसी का उसमें भी है जहां बुनियादी इंसानी हुकूक जो है वो खत्म किए जाते हैं। देखे ना जी, यहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई और करे तो वो हमारे लिए जवाब बन जाता है, तो वो तो किसी तरह ठीक नहीं है। लेकिन उनका भी मैं तजिया करूंगा। जहां तक ताल्लुक है, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम करारदाद मकासद हमारे आइन का बुनियादी हिस्सा है, इस्लाम हमारा सरकारी मजहब है, और आइन पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक का चार्टर है वो उसका लाजमी हिस्सा है। अब ये कि ये इख्तियारात उस पुलिस को दिए जा रहे हैं कि जो पुलिस 12 आदमियों को सिर्फ एक छोटे से मसले के ऊपर, कि जहां पर जो है वो उन्होंने सिर्फ एक रुकावटें हटानी है, 12 आदमियों को बेरहमी के साथ, जिनमें औरतें भी हैं, उनको वो मार देती है। हम उसको लाइसेंस देना चाहते हैं कि जी वो जो है वो उसको इख्तियार है कि जिसको भी देखते गोली मार दे। हम उस पुलिस को ये इख्तियार देना चाहते हैं जो अब भी तमाम कवानीन सख्त तरीन मौजूदगी के अंदर दीवारें फलांगती है, अंदर चली जाती है और कोई उनको कोई रुकावट नहीं है। इसलिए ये कि लेकिन क्या पुलिस वालों को सजाएं नहीं होती? अगर कानून कानून का गलत इस्तेमाल होना एक अलग चीज है, कानून का गलत इस्तेमाल होना अलग चीज है, उसकी सजा देनी चाहिए। इस तरह से कोई भी कानून नहीं होगा कि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। देखे गलत इस्तेमाल, आप अपने सिस्टम को ठीक करें। मैं जरा थोड़ा सा आप मुझे मौका दें तो मैं ये बात अर्ज करूं कि ये बात जो है कि इसके नतीजे के अंदर आप मुल्क के अंदर एक लाकानूनीयत को जवाब दे देते हैं। जो एजेंसियां लोगों को उठा के ले जाती थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके केस चल रहे हैं, अदालतें चीख रही हैं, बार बार कहती है, और लापता अफराद के लवाहिकीन जो हैं वो सड़कों पर मुजाहरे करते हैं। अब यह कि इस तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के जरिए से ये कानूनी जवाब दिया जा रहा है और इसको मौसर बमादी किया जा रहा है कि जिसको चाहे उठाएं, जहां चाहे रखें, जितनी मुद्दत चाहे रखें, कोई उनके खानदान को भी इतला ना हो। तो ये चीजें जो है यानी हमें ये समझना मेरी गुजारिश सुने, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट के तहत एक सिक्योरिटी एहलकार भी गवाही दे सकता है। क्या अदनान रशीद का केस देख लें, क्या कोई आम शख्स आएगा इसके खिलाफ गवाही देने? हर एक अपनी जान प्यारी है, कोई सजा दिलवाने आएगा? अगर हम उन्हें हक नहीं देंगे जिन लोगों ने पकड़ा है तो फिर क्या करें?
देखें ना जी, जो आपकी अपनी खामियां हैं उनको ठीक करे। अदालती निज़ाम की खामियां जी। हैं, प्रोसिक्यूशन की खामियां जी। हैं, पुलिस की खामियां हैं। और ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं है कि ये दहशतगर्दों का मामला है, जी। जो रोज जराइम होते हैं वहां भी यही सारी चीजें होती हैं। इसलिए आप बहुत शुक्रिया, जो इंसानी बहुत शुक्रिया फरीद अब्दुल साहब। मेरे पास वक्त कम था, मैं माजरत चाहता हूँ। जमात इस्लामी का ख्याल ये है कि जो कानून पहले से मौजूद हैं उनको सही तरह से नाफिज कर दिया जाए, अदालती निज़ाम बेहतर कर दिया जाए, तभी मुजरिमों को सजा दी जा सकती है। किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है या तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट की ज़रूरत नहीं है जिसे जमात इस्लामी चैलेंज कर चुकी है। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों लात के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।